नजीर ड्राइवर ने जीप का रुख बाजार की तरफ मोड़ दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है बाजार जाकर ड्राइवर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश करे, मुझे पुलिस के हवाले कर दे या शोर मचा दे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे तनहा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसके साथ दुकान में जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम इलाहाबाद के बारौनक बाजार में मौजूद थे। नजीर ने जीप एक जगह पार्क की और मुझसे बोला, आप बैठे, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। मैंने कहा, मैं यहाँ बैठ कर क्या करूंगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नजीर अचानक अफसरदा दिखाई देने लगा। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, आपने मुझ पर अभी तक एतमाद नहीं किया है, चलिए यूं ही सही। मैंने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो नजीर, कोई भी इंसान जब इस किस्म के हालात से गुजरता है जैसे हालात से मैं गुजर रहा हूँ, तो वो अपने साये से भी बिदकता है। मुझे लोगों का बहुत तल्ख तजुर्बा है, इसलिए दिल छोटा मत करो, मौका मिलते ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वो बोला, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपकी गर्दन और कॉलर के कुछ हिस्से पर अंदरूनी जानिब खून का हल्का सा धब्बा है। मुझे याद आ गया कि हुमायूं मिर्जा ने जब मुझे मारा था तो मेरे सर से खून बहा था। जहां मुझ पे तशद्दुद किया गया वहां एक बाल्टी में पानी भी मौजूद था। मैंने उसी पानी से अच्छी तरह मुंह धोया था। मुमकिन है मेरी गर्दन पर खून का कोई धब्बा रह गया हो, जो बाद में शर्ट के कॉलर पर भी लग गया हो। सामने ही कमेटी का नलका था जहां से कुछ बच्चे पानी भर रहे थे। मैंने जेब से रुमाल निकाला और एक बच्चे को आवाज दी, ए इधर आओ। बच्चा पुलिस की जीप देखकर बुरी तरह सहम गया। वो लरसता कांपता मेरे पास आया और बोला, माँ कसम साहब, अभी अपन जुआ खेलना एकदम बंद कर दिया है, अभी तो अपन एक ढाबे पर बाहर वाला है। मैंने कहा, अच्छा जरा ये रुमाल सामने वाले नलके से गीला कर लाओ। वो रुमाल गीला करके लाया तो मैंने जीप के बैक व्यू मिरर का रुख अपनी जानिब घुमाकर खूब अच्छी तरह खून के दाग धब्बे साफ किए और हर तरह मुतमईन होने के बाद जीप से उतर आया। नजीर मेरे साथ साथ था। वो जानता था कि होल्स्टर की बजाय रिवॉल्वर मेरी जेब में है और मैं उससे किसी भी वक्त फायर कर सकता हूँ। हम दोनों रेडीमेड गारमेंट की एक बड़ी दुकान में पहुंचे। दुकान का मालिक पुलिस कमिश्नर समझकर मेरे आगे बिछा जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए पैंट शर्ट्स के 2 जोड़े पसंद किए। हालांकि सेल्समैन ने तो मेरे आगे कपड़ों का एक ढेर लगा दिया। मैंने उजलत में अदायगी की और दुकान से बाहर आ गया। मुझे ये भी फिक्र थी कि पुलिस पार्टी अब तक मेरी तलाश में निकल पड़ी होगी। मैं न सिर्फ पुलिस कमिश्नर की वर्दी में था, बल्कि उसकी जीप भी मेरे इस्तेमाल में थी। जीप को तलाश करना यूं भी बहुत आसान था। नजीर की बातों में मुझे वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे उसने मुझे किसी बाकायदा मंसूबे के तहत बातों में लगाया था, ताकि पुलिस पार्टीज को मुझे गिरफ्तार करने का मौका मिल जाए। मैंने जितनी देर में खरीदारी की थी, नजीर ने काउंटर पर खड़े ही खड़े अपने घर का एड्रेस लिख दिया था। मुझे उसके एड्रेस से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसका दिल रखने के लिए मैंने उसका एड्रेस ले लिया और उससे कहा, बस अब तुम जीप लेकर यहाँ से चले जाओ। उसने हैरत से मुझे देखा, बोला, और आप? मैंने कहा, मैं भी कहीं ना कहीं चला ही जाऊंगा। मैं मोहतात अंदाज में दुकान से बाहर निकल आया। फिर मैं नजीर की मुखालिफ समत में कुछ दूर पैदल चलता रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे एक रक्षा नजर आया। मैंने इशारे से उसे रोका तो वो रुक गया, जैसे मेरे हाथ के इशारे से ब्रेक जाम हो गए हों। मैंने उसे स्टेशन चलने को कहा। उस वक्त स्टेशन ही वो वाहिद जगह थी जहां मैं लिबास तब्दील कर सकता था। मैं वेटिंग रूम में दाखिल हुआ तो वहां एक बुढ़ा बैठा कोई मैगजीन देख रहा था। उसने एक नजर उठाकर मुझे देखा, फिर पढ़ने में मसरूफ हो गया। मैं कपड़ों का थैला लिए हुए सीधा बाथरूम में घुस गया। अंदर जाकर मुझे ख्याल आया कि मेरे सर पर हिंदुओं वाली बोदी है, उसे भी साफ करना था। मैं दोबारा स्टेशन पर आया और बाहर जाकर एक दुकान से सस्ता सा एक सेफ्टी रेजर, शेविंग ब्रश और क्रीम वगैरह खरीद ली। मैं दोबारा वेटिंग रूम में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। वो बूढ़ा पारसी भी जा चुका था, शायद उसकी ट्रेन का वक्त हो गया था। 10 मिनट के बाद मैं बाथरूम से बरामद हुआ तो मेरे जिस्म पर पैंट शर्ट थी, सर की बोदी गायब थी। मैंने शेव भी कर लिया था। पुलिस कमिश्नर की वर्दी मैंने लपेट कर एहतियात से उसी लिफाफे में रख ली थी। अलबत्ता मैंने पुलिस कमिश्नर का चश्मा लगा लिया था। आईने में खुद को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा, अभी बाहर जाकर एक फ्लैट हैट या कोई जदीद किस्म की टोपी भी ले लूं, ताकि हुलिया बिल्कुल ही बदल जाए। मैं स्टेशन से बाहर निकलकर दोबारा रिक्शे में बैठ गया। उसे सरदार जी के इलाके का पता बताकर आंखें मूंद ली। रात भर की जाग और दिन भर की जहनी अजियत ने मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। मुझे ग्लोरिया और कांता की तरफ से कोई फिक्र नहीं थी, वो दोनों महफूज थीं। फिक्र सिर्फ तैमूर की तरफ से थी, मगर वो इससे पहले भी कई बार इस किस्म के हालात से गुजर चुका था। वो सख्तियां झेलने का आदी था। बहरहाल उसे पुलिस के रहम करम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता था। मैंने सोच लिया था कि मौका मिलते ही तैमूर को पुलिस के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने ख्यालात में इतना महव था कि मुझे रिक्शे वाले के टोकने पर होश आया। रिक्शा उस इलाके में पहुंच चुका था जहां सरदार जी का बंगला था। मैंने उसे किराया अदा किया और खुद पैदल टहलता हुआ सरदार जी के बंगले की तरफ रवाना हो गया। सरदार जी पहले तो मुझे देखकर हैरान हुए, फिर दूसरों को न पाकर खासे परेशान हो गए और बोले, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा,
ओ भाई मुझे अंदर तो आने दो, मैं रात भर का जागा हुआ हूँ और 2 दिन का भूखा हूँ। सरदार जी रास्ते से एक तरफ हटते हुए बोले, वो झूठ क्यों बोलते हो? 2 दिन तो तुम्हें यहाँ से गए हुए नहीं हुए। मैंने हंसकर कहा, जब मैं रात जाग कर गुजारता हूँ तो उसे भी 1 दिन काउंट करता हूँ। मुझे वाकई शदीद भूख लग रही थी। स्टेशन के पास कई होटल थे, मगर मैंने वहां से खाना इसलिए नहीं खाया था कि ऐसे मौकों पर पुलिस उमूमन स्टेशन, एयरपोर्ट और बसों के अड्डे की निगरानी करती है। स्टेशन के वेटिंग रूम में जाकर भी मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उस वक्त मेरे जिस्म पर पुलिस कमिश्नर की यूनिफॉर्म थी। मैं जहां भी, जिस होटल में भी जाता, लोग मुझे याद रखते। जाहिर है पुलिस कमिश्नर कोई भूलने वाली चीज तो नहीं होता। इतनी देर में सरदार जी न जाने कितने अंडों का ऑमलेट, 4 अंडे फ्राई, डबल रोटी का फैमिली पैक और प्याला भर के मक्खन ले आए। मैंने हंसकर कहा, सरदार जी अभी दूसरे लोगों के आने में देर है, अभी सिर्फ मैं खाऊंगा। सरदार जी ने हंसकर कहा, ओए तो फिर खाओ ना, आखिर तुम 2 दिन के भूखे हो। मुझे वाकई भूख लग रही थी। मैंने आओ देखा ना ताओ एकदम नाश्ते पर पिल पड़ा। मैं नाश्ते से फारिग भी नहीं हुआ था कि सरदार जी 2 मग्गों में कॉफी ले आए। मैंने हंसकर कहा, वाह सरदार जी वाह, तुम्हें तो किसी की घरवाली होना चाहिए था। फिर अचानक मुझे उस डीएसपी का ख्याल आया। मैंने कॉफी का मग उठाते हुए सरदार जी से पूछा, वो हमारे मेहमान का क्या हाल है? वो बोले, मेहमान बिल्कुल खैर खैरियत से है, बस जब भी मैं रोटी पानी लेकर जाता हूँ वो यही कहता है कि उन लोगों के आने से पहले मुझसे मुकमुका कर लो, वरना तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सरदार जी को छेड़ा, कहा, फिर कर लेते मुकमुका, लाइफ बन जाती तुम्हारी। सरदार जी बोले, अच्छा डिन गल्ला नू ऐ दस वो अपना तैमूर किथे? सरदार जी जब बहुत अच्छे मूड में होते तो पंजाबी बोलते, वरना हिंदी पंजाबी मिक्स करके बोलते। ये उनकी आदत थी, हालांकि उन्हें उर्दू भी बहुत अच्छी आती थी। मैंने संजीदा होकर कहा, तैमूर इस वक्त हवालात में है। सरदार जी उठकर खड़े हो गए। अरे वो जेल में है और तुम यहाँ बैठे मजे से खा रहे हो? मैंने कहा, तो मुझे क्या भूखा मरना चाहिए? बोले, वाह जी, अच्छे दोस्त हो तुम भी। मैंने फिर उन्हें छेड़ा, कहा, अभी 12 तो बजे नहीं है सरदार जी, तुम अभी से बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तैमूर पर संगीन इल्जामात नहीं हैं, उसे कोई यहाँ पहचानता भी नहीं है, उसकी तो कल ही जमानत हो जाएगी। वो तो अभी किसी की भी नजरों में मेरे साथी की हैसियत से नहीं आया। सरदार जी ने सुकून का सांस लिया और बोले, उन दोनों कुड़ियों का क्या होगा? उनकी भी जमानत लेनी पड़ेगी। मैंने हंसकर कहा, उनकी जमानत कौन ले सकता है? औरत जात की भला क्या जमानत? सरदार जी चिढ़ गए, बोले, मजाक बाद में करना, हर बात का उल्टा जवाब दे रहे हो। मैंने कहा, अरे बाबा, उन लोगों को जमानत की जरूरत नहीं है, वो गिरफ्तार ही नहीं हुई हैं और मेरे एक दोस्त के घर में इत्मीनान से बैठी हुई हैं। ये सुनकर सरदार जी ने सुकून का सांस लिया और उठकर जाने लगे। मैंने हंसकर पूछा, आप कहाँ चले? बोले, यार तुम्हें एक और अच्छी सी कॉफी पिलाऊं। मैंने उठते हुए कहा, ऐसा करो, कॉफी के मग लेकर नीचे आ जाओ, उस डीएसपी को भी कॉफी पिला दें। सरदार जी बोले, ये भी ठीक है, मैंने तो उसे कल से चाय भी नहीं दी, याद ही नहीं रहा। मेरी आहट पाकर डीसीपी ने आंखें खोलकर देखा, फिर मुझे देखकर झपट कर उठ बैठा। वो भिन्ना कर बोला, आखिर तुम लोग मुझे कब तक यहाँ कैद रखोगे? मेरे घर वालों ने तो मेरा 13वां भी कर दिया होगा। मैंने कहा, वाह डिप्टी साहब, आपकी तो याददाश्त भी मारी गई है, आपको यहाँ आए हुए 13 दिन हो गए क्या? वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया और बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान देखे हुए कई बरस हो गए। मैंने संजीदा होकर कहा, तुम्हारे लिए एक इत्तला है, विनोद पांडे और एल्बर्ट दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, मगर वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास से भी बरामद नहीं हुए। डीसीपी ने पूछा, फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? मैंने कहा, असल में सौदेबाजी के मौके पर उन दोनों में झगड़ा हो गया। एल्बर्ट के आदमी पुलिस को ले आए, पुलिस का भी एक जवान मारा गया। पुलिस ने एल्बर्ट और विनोद दोनों को धर लिया। डीसीपी ने खुशामद भरे लहजे में कहा, इस वक्त मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, अगर वो कागजात इधर उधर हो गए तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अभी तो तुम्हें देश की बजाय अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वो बोला, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी बड़ी है और फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, लड़का अभी 7वीं क्लास में है। मैंने तंज किया, कहा, तुम्हारे बच्चे तो बहुत आला स्कूलों में पढ़ते होंगे, तुम्हें पैसे की क्या कमी? मैं असल में उसकी बेटी के कॉलेज का एड्रेस मालूम करना चाहता था। फिर डीसीपी ने जोश में आकर बेटी के कॉलेज और बेटे के स्कूल का नाम बता दिया। मैंने उससे कहा, ठीक है, सुबह हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसने गैर यकीनी से मेरी तरफ देखा, मगर बोला कुछ नहीं। उसके साथ कॉफी पीने के बाद हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे, फिर उठकर ऊपर आ गए। मैंने सरदार जी से कहा, मेरा ख्याल है कि इस वक्त कांता और ग्लोरिया को ना छेड़ा जाए, वो लोग महफूज हैं। सरदार जी बोले, मगर तुम तो इस पुलिसिये को भी छोड़ने की बात कर रहे हो। मैंने कहा, मेरा प्लान कुछ और है। सुबह हम उसकी बेटी के कॉलेज जाएंगे और उसे उठाकर यहाँ ले आएंगे।
सरदार जी ने पूछा, इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा, उसकी बेटी को यहाँ लाकर हम इस पुलिसिये को छोड़ देंगे और शर्त रखेंगे कि पहले वो तैमूर को हवालात से छुड़वाए, फिर हम उसकी बेटी को छोड़ेंगे। मेरी तजवीज सुनकर सरदार जी उछल पड़े और बोले, ओए तुम तो पक्के डैश हो। उन्होंने प्यार में आकर मुझे एक गलीज गाली दे डाली। मैंने कहा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है सरदार जी, ये काम तुम ही को करना पड़ेगा। मैं तो अभी बाहर निकल भी नहीं सकता। पूरे इलाहाबाद की पुलिस मेरी तलाश में है, वो हर गंजे आदमी को गौर से देखेंगे। सरदार जी एकदम फिक्रमंद हो गए और बोले, यार ये काम तो बड़ा ही औखा है, मैंने आज तक कुड़ियां चुकने का कोई काम नहीं किया। मैंने हंसकर कहा, तो अब कर लो, अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सरदार जी बोले, वो दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है, मगर मैंने अब तक इधर का माल उधर और उधर का माल इधर किया है, बंदे भी मारे हैं, मगर ये कुड़ियां। मैंने हंसकर कहा, अच्छा बहानेबाजी मत करो, एक विग, मेकअप का सामान और कॉन्टैक्ट आई लेंस ले आना। मैं जानता हूं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं। मेरी बात सुनकर सरदार जी की जान में जान आई। सुबह मैं सोकर उठा तो सरदार जी गायब थे। मैंने उठकर अपने लिए चाय बनाई तो सरदार जी भी लदे फंदे आ गए। वो मतलूबा सामान ले आए थे। मैंने तैयार होकर विग सर पर जमाई, चेहरे पर मूंछों का इजाफा किया और लेंस लगाकर अपना हुलिया बदल लिया। गाड़ी तो सरदार जी के पास थी। डीएसपी की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली थी। जिंदगी में बहुत से काम हमें अपनी मर्जी के खिलाफ करने पड़ते हैं, ये काम भी ऐसा ही था। मैं डीएसपी से बातों बातों में उसका हुलिया पूछ चुका था। फिर मैंने कॉलेज के चौकीदार से भी कह दिया कि मुझे डीएसपी साहब ने भेजा है, उनकी कोई बेटी जहां पढ़ती है, मैं उसी को लेने आया हूँ। फिर उस मासूम बच्ची को गाड़ी में बिठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो खुद अपने पापा से मिलने को बेचैन थी। मैंने एहतियातन रास्ते में लड़की को बेहोश कर दिया ताकि वो बाद में जगह की निशानदही न कर सके। जिस वक्त मैं लड़की को लेकर सरदार जी के बंगले पर पहुंचा तो वो मुस्तरिब होकर खड़े हो गए और बोले, ये क्या जुल्म कर दिया तुमने? ये बच्ची तो अभी अच्छे बुरे से भी वाकिफ नहीं होगी। मैंने कहा, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी इस हरकत का कायल नहीं हूँ, मगर वो डीएसपी इससे कम पर राजी ना होता। लड़की को ड्राइंग रूम में सरदार जी के पास छोड़ने के बाद मैं तय खाने में चला गया। मुझे देखते ही डीएसपी ने कहा, तुमने वादा किया था कि आज मुझे छोड़ दोगे, मगर तुमने अभी तक मुझे नाश्ता भी नहीं करवाया। मैंने कहा, सरदार जी नाश्ता ला रहे हैं। फिर मैंने कहा, तुम पुलिस के इतने सीनियर अफसर हो, तुम तो सब अफसरों के बारे में कुछ न कुछ जानते होगे। वो बोला, हाँ तकरीबन सब के बारे में जानता हूँ। वैसे भी तमाम पुलिस अफसरान की रिपोर्ट्स मेरे ही पास आती है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, तो ये पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा कैसा आदमी है? डीएसपी ने जहरीले लहजे में कहा, एक नंबर का हरामी है। वैसे तो किसी की बात नहीं सुनता, मगर मुसलमानों को फेवर करता है, खुद भी मुसलमान है ना। मैंने कहा, और क्या खराबी है उसमें? वो बोला, मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, असल में एक पार्टी ने मुझे बहुत अच्छी ऑफर दी है, तकरीबन 20 लाख रुपए की। डीसीपी ने उलझकर पूछा, किस लिए? मैंने कहा, हुमायूं मिर्जा को उड़ाने के लिए। उन लोगों ने कहा है कि उसके जिस्म में इतनी गोलियां मारो कि छलनी हो जाए, मगर चेहरा मस्ख नहीं होना चाहिए। डीसीपी बोला, बहुत अच्छी ऑफर है, ये काम तुम कर भी सकते हो। मुझे मालूम है कि ये ऑफर तुम्हें किसने दी है। मैंने कहा, किसने दी है? चलो तुम्हारा अंदाजा भी देख लें। वो बोला, ये ऑफर तुम्हें डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से मिली होगी। मैंने कहा, अरे वाह यार, तुम तो वाकई बहुत कुछ जानते हो। मुझे ये काम करने में कोई एतराज नहीं है और मेरे लिए ये कोई बड़ा काम भी नहीं है, मगर डीसीपी जल्दी से बोला, मगर क्या? मैंने कहा, तुम भी यही चाहते हो कि हुमायूं मिर्जा को रास्ते से हटा दिया जाए? डीसीपी बोला, ये तो हर पुलिस वाला चाहता है, अब तुमसे क्या छुपाना। हुमायूं मिर्जा उन लोगों में से है जो ना खुद खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं। खुद तो वो जागीरदार और इंडस्ट्री का मालिक है, उसका पेट तो भरा हुआ है, मगर दूसरों ने क्या कसूर किया है? तुम अगर ये काम कर दो तो पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने अचानक कहा, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने कुछ तवक्कुफ किया, फिर कहा, हुमायूं मिर्जा ने मेरे एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद पांडे और एल्बर्ट के साथ वो भी लपेट में आ गया है। तुम अगर उसे छोड़ने का वादा करो तो हुमायूं मिर्जा कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। डीसीपी सोच में पड़ गया, फिर सर हिलाकर बोला, ये काम बहुत मुश्किल है। हुमायूं मिर्जा का गिरफ्तार किया हुआ आदमी तो सिर्फ अदालत छुड़वा सकती है। मैंने कहा, मगर क्यों? बोला, यार उसके बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उसका एक चचा सेंट्रल मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर का खास आदमी है। जरा सी देर में इलाहाबाद से लेकर न्यू दिल्ली तक फोन खड़कने लगते हैं। हुमायूं मिर्जा खुद ट्रांसफर करा के यहाँ आया है। उससे किसी ने चैलेंज किया था कि इलाहाबाद में उसकी दाल नहीं गलेगी, मगर यहाँ आते ही उसने पहला वार डिफेंस सेक्रेटरी पर किया।
उसके भाई की सरपरस्ती में यहाँ जुए के अड्डे चलते थे और एक रात में लाखों रुपए इधर उधर हो जाते थे। जाहिर है इसमें पुलिस वालों को भी हिस्सा मिलता था, मगर यहाँ पहुंचते ही हुमायूं मिर्जा ने वो सारे अड्डे एक एक करके बंद करा दिए। न सिर्फ अड्डे बंद किए बल्कि अड्डे चलाने वालों को भी लंबी सजाएं दिलवाईं। इसके मुकाबले में एक मुसलमान ने भी जुए का एक अड्डा खोल रखा था। हुमायूं मिर्जा ने उसे सिर्फ तंबीह करके छोड़ दिया। मैंने कहा, और उसका अड्डा चल रहा है? डीसीपी बोला, नहीं, अड्डा तो खैर बंद कर दिया, मगर अदालत से उसे सजा नहीं दिलवाई। ये फेवर नहीं तो और क्या है। मैंने कहा, मैं हुमायूं मिर्जा को आज ही ठिकाने लगा दूंगा, मगर शर्त वही है। डीसीपी ने झुंझला कर कहा, वो शर्त बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, तो फिर एक और शर्त है। मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैं ऊपर पहुंचा तो डीसीपी की बेटी अभी तक बेहोश थी। मैंने सरदार जी से कहा, इसे उठाकर तहखाने में ले चलो। सरदार जी ने लड़की को कंधे पर उठाया और मेरे पीछे पीछे तहखाने में आ गए। डीसीपी को बेटी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ लटकी हुई टांगें और पुश्त दिखाई दे रही थी। उसने हैरानी से पूछा, ये कौन है? सरदार जी ने उसे बहुत एहतियात से बेड पर लेटा दिया। उसका चेहरा देखते ही डीसीपी दीवानों की तरह चीखा, राधा, मेरी बेटी तो ठीक तो है? फिर वो बिफर कर हमारी तरफ मुड़ा और बोला, इसे कौन यहाँ लाया है? उसने इंतहाई गलीज गाली बकी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो बेड से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। मैंने भिन्ना कर कहा, इसे मैं यहाँ लाया हूँ और आइंदा अपनी ये गंदी जबान काबू में रखना, समझे? डीसीपी चीख कर बोला, मगर मेरी बेटी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी अगर मुझसे है तो मुझे गोली मार दो। मैंने कहा, ना मैं तुम्हें गोली मारूंगा, न तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ होगी, बस तुम्हें मेरे आदमी को वहां से छुड़ाना पड़ेगा। उसने बिफर कर कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? सरदार जी ने हंसकर कहा, करना चाहते हैं से क्या मतलब है? हम कर रहे हैं तुम्हें ब्लैकमेल। अपनी बेटी की इज्जत और जिंदगी अजीज है तो हमारे आदमी को वहां से निकाल लो, वरना बेटी को भूल जाओ। डीसीपी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे आदमी को वहां से निकलवा दूंगा, मगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज भर्रा गई और वो गुलूगीर लहजे में बोला, इसे मैंने बहुत नाजों से पाला है, इसकी खातिर तो हुमायूं मिर्जा क्या, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टकरा जाऊंगा। सरदार ने हंसकर कहा, हाँ, अब की ना तुमने मर्दों वाली बात। चलो आंखों पर पट्टी बंधवाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं। डीसीपी ने जज्बाती लहजे में कहा, मैं अपनी राधा से मिल तो लूं, इसे होश में तो आने दूं। सरदार जी ने ग्लास में पानी लेकर राधा के मुंह पर छींटे मारे। जरा ही देर में उसने आंखें खोल ली। उसे होश में आता देखकर डीसीपी चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, राधा मेरी बेटी, तू ठीक तो है? राधा उठकर बाप से लिपट गई। आप कहाँ चले गए थे पापा? डीसीपी ने कहा, मैं काम से गया था बेटी। फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, राधा बेटी, आजकल मैं एक बहुत खतरनाक मिशन पर हूँ। उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर मैंने उनका पीछा न छोड़ा तो वो तुम्हें अगवा कर लेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अंकल कामरान बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इन्हीं के पास रहना, बाहर निकलने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए बाहर बहुत खतरा है। राधा ने मासूमियत से पूछा, तो उन लोगों का पीछा आप छोड़ क्यों नहीं देते? डीसीपी बोला, उन लोगों का पीछा छोड़ दिया तो हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचेगा। क्या तुम चाहती हो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचे? राधा जल्दी से बोली, नो पापा। डीसीपी बोला, तो फिर ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह अपने बेडरूम में जाओ और उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। वहां 2 बेडरूम्स और थे, उनमें से एक बेडरूम डीसीपी के इस्तेमाल में था, दूसरा सरदार जी ने राधा के लिए सेट कर दिया। राधा सादतमंद बच्चों की तरह अपने बेडरूम में चली गई। उसके जाने के बाद सरदार जी ने डीसीपी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे पकड़कर तहखाने से बाहर ले आए। मैंने फिर सरदार जी को घर में छोड़ा और डीसीपी को गाड़ी में बिठाकर इलाहाबाद के आखिरी सिरे तक ले गया।